वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जाने वाले हैं जिसका नाम है बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। तो ये सीरीज जिसका नाम है बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, इसको हम आज डिस्कस करेंगे अंडर हेडिंग्स। हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। उसके बाद हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती क्या है, हाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो मैंने यहाँ पे निकाली हुई है। उसके बाद हम बात करेंगे हाउ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज ऑर्गेनाइज इन आवर बॉडी, एंड फाइनली हम बात करेंगे इसके इनहिबिटर्स के बारे में। और शॉर्ट में हम स्टार्ट करेंगे विद ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो कुछ बेसिक टॉपिक्स आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, एज द नेम सजेस्ट इट इज ऑक्सीडेशन ऑफ बायोलॉजिकल कंपाउंड्स। बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन मतलब जो बायोलॉजिकल कंपाउंड्स होते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, इनका हमारे शरीर में मतलब बायोलॉजिकल सिस्टम में ऑक्सीडेशन होगा और हमें मिलेगी एनर्जी। दिस इज अ नॉर्मल थिंग कि कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स जो कि बायोलॉजिकल कंपाउंड्स है, हमारे शरीर में इसका ऑक्सीडेशन होगा एंड इट विल गिव अस एनर्जी। इसको बोला जाता है बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। अब ये बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन व्हेनेवर इट इज ऑकरिंग, द सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, द इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जो होते हैं, जो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन के होते हैं, दे ऑल आर लोकेटेड इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। आपने माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखा हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है, वहां पे दिस इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस आर लोकेटेड एंड दिस chain, they are located like chain, they are located like sequence, that is called as electron transport chain. So the electron carriers are located in biological system at inner mitochondrial membrane as chain sequence, that is called as electron transport chain. और एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, whenever we consume oxygen in our body for respiration and then exhale CO2, this is always coupled with energy generation. तो रेस्पिरेशन का एसेंस ही ये है कि रेस्पिरेशन के अंदर O2 हम लोग इनहेल करते हैं, CO2 एक्सहेल करते हैं और एनर्जी बनता है। इसीलिए रेस्पिरेशन हैज गॉट सिमिलरिटी विथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसीलिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को बोला जाता है रेस्पिरेटरी चेन। तो हमने क्या क्या बातें की? हमने बातें की कि व्हाट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, दैट इज बायोलॉजिकल कंपाउंड्स आर ऑक्सीडाइज्ड इन आवर बॉडी टू जनरेट एनर्जी. This occurs at inner mitochondrial membrane and this is called as electron transport chain, and electron transport chain has got similarity with respiratory chain, so इसको अभी बोला जाता है respiratory chain. And all these reducing equivalent which carry energy which pass electrons, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसपोर्ट होते हैं तो the reducing equivalent they are arranged in chain through various proteins, through various coenzymes, and finally electrons is transferred to O2. So this is the electron transport chain. होती क्या electron transport chain? ये the electrons are transferred through a chain of proteins and coenzymes. Finally electrons are transferred to O2 to generate H2O. So biological oxidation, ये क्वेश्चन आता है what is biological oxidation? तो आपको पता होना चाहिए कि biological oxidation मतलब एनर्जी जनरेशन एंड बायोलॉजिकल कंपाउंड्स आर ऑक्सीडाइज। इसके बाद दूसरी जो बात होती है दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करेंगे और मेनली उसके कंपोनेंट्स की बात करेंगे। तो हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर कौन से कंपोनेंट देखने वाले हैं? द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आर निकोटिनामाइड न्यूक्लियोटाइड्स। निकोटिनामाइड आपको पता ही होगा, निकोटिनामाइड न्यूक्लियोटाइड्स, निकोटिनामाइड मतलब नियासिन। तो जो आपका विटामिन B3 है नियासिन, उसके दो कोएंजाइम्स है NAD और NADP। हमने ये कोएंजाइम्स के नाम एंजाइम में जब कोएंजाइम पढ़ा था पढ़े थे। दे आर बोथ कोएंजाइम्स ऑफ विटामिन नियासिन। दिस टू न्यूक्लियोटाइड्स, दिस टू निकोटिनामाइड न्यूक्लियोटाइड, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यही से चालू होता है। द थिंग्स टू नोट यहाँ पे ये है कि NAD इज इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन, बट NADP इज इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। सो यहाँ में से ये दो में से NAD इज द फर्स्ट सबस्ट्रेट, फर्स्ट थिंग जहाँ पे ये रिएक्शन चालू होगी। रिएक्शन कैसे होती है? रिएक्शन विच इज द फर्स्ट रिएक्शन, इट इज AH2। यहाँ पे A इज द सबस्ट्रेट,
दिस इज द रिड्यूस सबस्ट्रेट, इट ज्वाइंस विथ NAD एंड क्या मिलता है हमारे पास, A वैसे कि वैसा एंड NAD इज कन्वर्टेड टू NADH plus H plus. So this is the first step of electron transport chain जहां पे A is a substrate. ये substrate क्या हो सकता है, substrate can be anything. substrate अगर मैं बात करूं ग्लाइकोलिसिस की तो substrate can be glyceraldehyde 3-phosphate. अगर मैं बात करूं it can be pyruvate that is connecting link, it can be isocitrate, it can be alpha ketoglutarate. All these can be substrates of this step. सभी ये स्टेप में इसी तरीके से डिहाइड्रोजनेशन होगा एंड दिस डिहाइड्रोजनेशन ऑफ सबस्ट्रेट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की पहली स्टेप यही है, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ सबस्ट्रेट. तो ध्यान में रखने लायक बात है, निकोटिनामाइड न्यूक्लियोटाइड लाइक NAD एंड NADP, इनमें से सिर्फ NAD इन्वॉल्व होता है इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. NADP हैज गॉट अ रोल इन फैटी एसिड सिंथेसिस. AH2, A is a substrate. Substrate can be anything. Glyceraldehyde 3-phosphate, pyruvate, isocitrate, alpha ketoglutarate. All these joins with NAD. NAD is a coenzyme here और होता है पहली स्टेप, पहला इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट. यू कैन सी दिस सबस्ट्रेट प्लस H2, यहाँ का हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के साथ हमेशा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है. हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन दे आर ट्रांसफर्ड टू NADH. तो पहली स्टेप हमारी ये होती है निकोटिनामाइड न्यूक्लियोटाइड के साथ एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. So these are the first component of your electron transport chain, that is nicotinamide nucleotide, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए NAD. निकोटिनामाइड न्यूक्लियोटाइड जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए है NAD. सेकंड स्टेप, सेकंड कंपोनेंट्स आर फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड्स. दूसरे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के हैं, दे आर फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड्स. अगर मैं नाम उनके लेने की बात करूं तो दे आर FMN एंड FAD. दीज टू आर फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड्स. कुछ बुक ने इनको बोला गया है फ्लेवोप्रोटीन्स. दीज आर द लाइक सिमिलर टू नियासिन. जब हमने विटामिन B2 की बात, B3 की बात की थी, अभी हम बात कर रहे हैं FMN एंड FAD. दीज बोथ टू आर कोएंजाइम्स ऑफ राइबोफ्लेविन. दोनों कोएंजाइम्स है राइबोफ्लेविन के. हमने जब कोएंजाइम पढ़ा था इनके नाम भी आए थे. दिस इज विटामिन B2, ये B2 के कोएंजाइम्स है. तो दिस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट सेकंड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, FMN एंड FAD. अब ये रिएक्शन कैसी होती है आप यहाँ पे देख सकते हो. हमारे पास पहले से NADH बना हुआ है, तो NADH को हमको यहाँ पे ज्वाइन करना पड़ेगा. NADH जो फर्स्ट स्टेप में बना था प्लस H प्लस FMN, ये टाइप की रिएक्शन है. क्या बनता है हमारे पास, NAD वहां के वहां रह जाएगा एंड हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन आर गेटिंग ट्रांसफर्ड. तो हमारे पास बनता है FMNH2. सो यू कैन सी NADH के बाद द हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड टू FMN. सिमिलरली अगर मैं ऊपर से चालू करूं, कॉम्प्लेक्स 2 से चालू करूं, तो सक्सिनेट प्लस NADH सक्सिनेट प्लस FAD, क्योंकि अभी यहाँ पे FAD कोएंजाइम यूज होता है. तो हमको मिलता है, इट इज फ्यूमेरेट. दिस इज अ क्रेब्स साइकिल का रिएक्शन प्लस FADH2. सो इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम सक्सिनेट टू FADH2. सो यहाँ पे सेकंड कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं, दे आर फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, बोथ आर FMN एंड FAD. उनका नाम दिया है फ्लेवोप्रोटीन्स. यहाँ पे इन्वॉल्व होती है, द फर्स्ट स्टेप में जो NADH H प्लस बना था वो FMN उसका प्रोस्थेटिक ग्रुप है, FMNH2 बनता है एंड सक्सिनेट और FAD बनता है FADH2. तो इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइड्रोजन आर ट्रांसफर्ड हियर. तो हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. सो सेकंड स्टेप पे, सेकंड कंपोनेंट पे हम लोग आ गए. दे आर फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड और फ्लेवोप्रोटीन्स. इसके बाद में अगर और आगे बढ़ो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को, द थर्ड कंपोनेंट दे आर आयरन सल्फर प्रोटीन. दे आर आयरन सल्फर प्रोटीन्स. आप देख सकते हो हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, दिस इज आयरन सल्फर प्रोटीन, दिस इज आयरन सल्फर प्रोटीन, दिस इज आयरन सल्फर प्रोटीन. तो कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2 और कॉम्प्लेक्स 3, ऑल 3 कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्स 1, 2 और 3 में दे आर पार्ट्स आयरन सल्फर प्रोटीन. और इसके अंदर जो आयरन होता है, इट इज आइदर ऑक्सीडाइज, दैट इज Fe3+,
or it is reduced, Fe2+. So alternatively, कभी-कभी ion is oxidized, कभी-कभी ion is reduced. That is a main characteristic feature of iron sulfur protein. It is present in complex 1, complex 2, complex 3. ठीक है, अभी तक यहाँ पे एक समझने की बात कीजिए, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं ETC के कंपोनेंट्स की. कंपोनेंट्स अलग है और कॉम्प्लेक्सेस अलग है. कॉम्प्लेक्स की अगर मैं बात करूं तो कॉम्प्लेक्स 1 जो है ETC का, दैट इज NADH से स्टार्ट हुआ एंड कोएंजाइम Q पे खत्म हुआ. सो FMN पे गया पहले, NAD से FMN, और उसके बाद आयन सल्फर प्रोटीन, और उसके बाद कोएंजाइम Q. सो कॉम्प्लेक्स 1 का नाम है NADH कोएंजाइम Q ऑक्सीडो रिडक्टेज. NADH से स्टार्ट हुआ, कोएंजाइम Q पे खत्म हुआ, ऑक्सीडो रिडक्टेज करता है. कॉम्प्लेक्स 2 की अगर मैं बात करूं, जो ऊपर से स्टार्ट होता है, दैट इज सक्सिनेट. FADH2 आया, फिर आयन सल्फर प्रोटीन फिर से आया, कोएंजाइम Q. सो इट इज सक्सिनेट कोएंजाइम Q ऑक्सीडो रिडक्टेज. तो कॉम्प्लेक्स 1 अलग है. कॉम्प्लेक्स 1 का नाम है NADH कोएंजाइम Q ऑक्सीडो रिडक्टेज. कॉम्प्लेक्स 2 का नाम है सक्सिनेट कोएंजाइम Q ऑक्सीडो रिडक्टेज. कॉम्प्लेक्स 3 की अगर मैं बात करूं, कॉम्प्लेक्स 3 का नाम है कोएंजाइम Q से अभी स्टार्ट हुआ एंड साइटोक्रोम्स के साथ ये एंड होगा. B आयन सल्फर प्रोटीन C1 एंड C, तो कोएंजाइम Q एंड साइटोक्रोम C, इन दोनों के बीच में जो है दैट इज ऑक्सीडो रिडक्टेज, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स 3. कॉम्प्लेक्स 4 इज अ डिफरेंट, इट इज साइटोक्रोम ऑक्सीडेज व्हिच इज मेड अप ऑफ साइटोक्रोम A एंड A3, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज. और कॉम्प्लेक्स 5 की अगर मैं बात करूं, इट इज ATP सिंथेज व्हिच कन्वर्ट्स ADP प्लस फॉस्फेट टू ATP. तो 5 कॉम्प्लेक्सेस अलग है, 5 कंपोनेंट अलग है. हम कंपोनेंट पढ़ रहे थे. कंपोनेंट में फर्स्ट कंपोनेंट वाज NAD, दैट इज नियोकुटेनामाइड न्यूक्लियोटाइड. सेकंड कंपोनेंट इज FMN-FAD, दैट इज फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड. Complex 3 is iron sulfur protein which is present in complex 1, complex 2 and complex 3, and it is iron here is alternatively oxidized and reduced, that is complex component 3. अगर मैं component 4 की बात करूं तो component 4 का नाम है coenzyme Q. Coenzyme Q, you can see it is a mobile electron carrier. ये complex 1 और complex 2 के बीच में है. It receives electron from complex 1 and also from complex 2 and transfers electron to complex 3. So that is a coenzyme Q, which is a ubiquinone compound. That is our component 4. And last component, which is again component, very important component of electron transport chain, are cytochromes. Cytochrome is a conjugated protein. Conjugated protein है यहाँ पे. आयरन एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप यहाँ पे भी है, आयरन यहाँ पे होता है. एंड आयरन जो होता है साइटोक्रोम्स में, वो इट इज प्रेजेंट इन अल्टरनेटिवली ऑक्सीडाइज and reduced state. Iron is always present in alternatively oxidized and reduced state. कभी वो oxidized रहेगा, कभी वो reduce रहेगा, and that is very important for transfer of electron in the electron transport chain. इसका सीक्वेंस कैसा है वो आपको पता होना चाहिए. साइटोक्रोम्स में सीक्वेंस है B, B के बाद C1, C1 के बाद C, C के बाद A, A के बाद A3. This is the sequence of साइटोक्रोम्स. आप देख सकते हो B, C1, B और C1 के बीच में आयन सल्फर प्रोटीन है. उसके बाद C इन बिटवीन है, दैट इज मोबाइल, और A एंड A3 बाद में है. दे आर बोथ टोटल टुगेदर दे आर नोन एज साइटोक्रोम ऑक्सीडेज. सो देयर आर 5 साइटोक्रोम्स. B एंड C1 आर पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स 3. साइटोक्रोम C is a mobile electron carrier in between, and cytochrome A and A3 in combination they both form cytochrome oxidase which is called as complex 4. सो अभी आपको क्लियर आइडिया आ गई होगी कि हम क्या बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 5 कंपोनेंट है. विच आर द 5 कंपोनेंट्स? फर्स्ट कंपोनेंट इज निकोटिनामाइड न्यूक्लियोटाइड, मेन इज NAD. सेकंड कंपोनेंट इज फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, दैट इज FMN एंड FAD. फिर आयन सल्फर प्रोटीन विच आर प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2 एंड कॉम्प्लेक्स 3. फिर कोएंजाइम Q which is accepting electron from complex 1 and complex 2, and cytochromes में B, C1, C, A and A3. This is the link, this is the sequence of cytochromes which are present in electron transport chain. So these are 5 components of electron transport chain. अगर कंपोनेंट की जब कॉम्प्लेक्स की इसने बात की तो कॉम्प्लेक्स 1 इज NADH. इट स्टार्ट्स विद NADH. पहले सबस्ट्रेट था, हमने सबस्ट्रेट की बात की थी. सो उसके बाद सबस्ट्रेट से या हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ NADH से, और NADH से कोएंजाइम Q, इनके बीच में जो ऑक्सीडो रिडक्टेज होता है, लाइक FMN बीच में आता है. FMN इज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड देन आयन सल्फर प्रोटीन. दिस इज अ कॉम्प्लेक्स 1. कॉम्प्लेक्स 2 ऊपर से स्टार्ट होता है, दैट इज सक्सिनेट एंड कोएंजाइम Q के बीच में ऑक्सीडो रिडक्टेज, दैट इज FADH2 उसके बीच में आएगा, और आयन सल्फर प्रोटीन. कॉम्प्लेक्स 3 की अगर मैं बात करूं तो इट इज कोएंजाइम Q और उसके बाद साइटोक्रोम C, इनके बीच का ऑक्सीडो रिडक्टेज. इसके बीच में 2 साइटोक्रोम्स है, साइटोक्रोम B एंड साइटोक्रोम C1.
आयरन सल्फर प्रोटीन उनके बीच में है। कॉम्प्लेक्स 4 इज साइटोक्रोम A and A3 which is the last cytochromes, they in combination they are known as cytochrome oxidase। और उसके बाद O2 आएगा और इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड टू H2O। और लास्ट कंपोनेंट इज ATP सिंथेस वेयर ADP एंड फॉस्फेट आर कपल्ड टू फॉर्म ATP which is a complex 5। तो जो हमने बोला था व्हाट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स, द reduced coenzymes, the hydrogen and electron are transferred sequentially through coenzymes and proteins and ultimately it is transferred to O2 to form H2O। it is called as electron transport chain। तो ये हमारी electron transport chain हो गई। these are the components of electron transport chain। कंपोनेंट्स की मैं जब बात कर रहा हूं तभी मैं साइमल्टेनियसली हम लोगों को पता समझ में आ जाना चाहिए कि वी शुड डिस्कस हाउ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज ऑर्गेनाइज इन आवर बॉडी। तो जब हम कंपोनेंट्स लिखते हैं, कंपोनेंट्स के साथ साथ हम लोगों की बात करनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईटीसी। तो हाउ ईटीसी इज ऑर्गेनाइज, ईटीसी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा हुआ है ये हमको पता होना चाहिए। सो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ईटीसी में 5 कॉम्प्लेक्सेस है। आउट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4 दे आर हेल्पफुल इन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से वहां लेके जाते हैं। आपने देखा ही होगा 1 फिर 2 से भी आया, फिर 3 और 3 से 4 दे आर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वाइल कॉम्प्लेक्स 5 हेल्पफुल इन एटीपी सिंथेसिस। आपने नाम ही देखा होगा, कॉम्प्लेक्स 5 का नाम एटीपी सिंथेस है, सो इट इज हेल्पफुल इन एटीपी का सिंथेसिस। तो 2 कॉम्प्लेक्सेस के अलग अलग फंक्शन ही वहां पे दिए हैं, कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 5 एंड कॉम्प्लेक्स 5 इज अ एटीपी सिंथेसिस। नोट करने वाली बात यह है कि दीज 2 द कोएंजाइम Q एंड साइटोक्रोम C, कोएंजाइम Q एंड साइटोक्रोम C, they are called as mobile electron carriers। they are mobile electron carriers। mobile मतलब they are not part of any complexes। complexes में नहीं है ये in between 1 and 2 है and ये in between 3 and 4 है। so these 2 are mobile electron carriers। ये भी आपको पता होना चाहिए। things to note हमने बात की थी ये माइटोकॉन्ड्रिया में है और माइटोकॉन्ड्रिया में दिस इज पावर हाउस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, द पावर हाउस ऑफ द सेल। सो मैक्सिमम O2 जो हमारे शरीर को लगता है, maximum O2 consumption occurs in mitochondria। maximum O2 consumption occurs inside the mitochondria only for electron transport chain। इसीलिए बॉडी का सबसे ज्यादा ATP जनरेशन भी यहीं पे होता है इन माइटोकॉन्ड्रिया थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो हमारे शरीर में O2 कंजम्पशन भी मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और हमारे शरीर में ATP जनरेशन भी मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। ये भी चीज आपको नोट करनी चाहिए। सो कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 4 आर फॉर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कॉम्प्लेक्स 5 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ATP सिंथेसिस। इसके बाद अगर मैं बात करूं दिस कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यहां से लेके आगे आगे आगे, दे ऑल आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेडॉक्स पोटेंशियल। ये जो पोटेंशियल है हमेशा इंक्रीजिंग रेडॉक्स पोटेंशियल में ही वो अरेंज रहेंगे। मींस पहले कॉम्प्लेक्स का पोटेंशियल कम रहेगा, दूसरे कॉम्प्लेक्स का पोटेंशियल ज्यादा रहेगा। सो ऑल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कॉम्प्लेक्सेस दे आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेडॉक्स पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल बढ़ते बढ़ते गया हुआ है फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 1 टू कॉम्प्लेक्स 5 दे आर अरेंज एज अ इंक्रीजिंग रेडॉक्स पोटेंशियल। अब मैं जब ये बात कर रहा हूँ और ये सब बातें हो रही है और एटीपी सिंथेसिस की बात आ रही है तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। स्मॉल में मैं एक बार ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की यहाँ पे बात कर लेना चाहूंगा। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन क्या होता है, व्हाट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन मतलब synthesis of ATP from ADP and phosphate। this is ADP plus phosphate, ADP plus phosphate to form ATP and ये जभी this is coupled with electron transport chain। ये जभी भी हमारे साथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होगा दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन मतलब क्या होता है, एटीपी बनना, लेकिन एटीपी और भी बाहर भी बन सकता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के। जब एटीपी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर बन रहा है दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की अगर मैं बात करूं साइड्स की तो देयर आर ओनली 3 साइड्स ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। द फर्स्ट साइट इज कॉम्प्लेक्स 1। अगर आप देख पा रहे होंगे तो कॉम्प्लेक्स 1 इज द फर्स्ट साइट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, जहां से 4H+
ये चीज नोट कीजिए, व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू, बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होती है साथ साथ में हाइड्रोजन मतलब प्रोटॉन भी ट्रांसफर होता है। सो जब कॉम्प्लेक्स 1 में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए NADH से FeMN, so 4H+ are also transferred. So complex 1 is the first site of electron transport chain, जहाँ पे 4H+ भी ट्रांसफर हुए और 4 इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर हुए। सेकंड साइट इज नॉट कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 2 में कोई भी इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन ट्रांसफर नहीं होते। सेकंड साइट इज कॉम्प्लेक्स 3, तो आप लोग देख सकते हो द सेकंड साइट इज कॉम्प्लेक्स 3, जहाँ पे बने हैं, जहाँ पे ट्रांसफर हुए 2H+, आप देख सकते हो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ट्रांसफर हुए। और थर्ड साइट इज कॉम्प्लेक्स 4, थर्ड साइट इज कॉम्प्लेक्स 4, जहां पे फिर से 4H+ 4 प्रोटॉन ट्रांसफर हुए। सो कॉम्प्लेक्स 1 में 4, कॉम्प्लेक्स 3 में 2 और कॉम्प्लेक्स 4 में 4, 3 साइट्स है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की जहां पे ATP बनता है। अब इसका लॉजिक क्या है, व्हेनेवर 4 हाइड्रोजन या 4 प्रोटॉन्स आर ट्रांसफर्ड, 1 ATP सिंथेसाइज। तो जब भी 4 हाइड्रोजन ट्रांसफर हो गए तो एक ATP बनेगा, तो 2H जहां पे ट्रांसफर हुए, इट मींस इट सिंथेसाइजेस 0.5 ATP। सो व्हेनेवर अ मॉलिक्यूल इज ट्रांसफर्ड थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन, सो NADH की अगर मैं बात करूं, NADH ने पहले कॉम्प्लेक्स 1 अटेंड किया, एक ATP बना 4H+, फिर वो कॉम्प्लेक्स 3 में गया, यहां से 2 हाइड्रोजन ट्रांसफर हुए, आधा ATP बना, फिर वो कॉम्प्लेक्स 4 में गया, 4H+ ट्रांसफर हुए, एक ATP बना। सो NADH विच इज अवर मेन प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल ग्लाइकोलिसिस, यहाँ पे 3 स्टेप हुई तो 2.5 ATP जनरेट होते हैं। वाइल अगर मैं बात करूं FADH की मैं बात करूं तो FADH जो ऊपर से आया, इट हैज बाईपास द स्टेप 1, कॉम्प्लेक्स 1 को उसने बाईपास कर दिया, बिकॉज इट विल एंटर फ्रॉम दिस एंड। यहाँ पे कोई भी ATP जनरेशन नहीं है, कोई भी हाइड्रोजन ट्रांसफर नहीं है। सो कॉम्प्लेक्स 3 का आधा, यहाँ पे पहला उसका ATP जनरेशन होगा, एंड कॉम्प्लेक्स 4 का 1, क्योंकि 4 ATP 4 हाइड्रोजन, सो FADH का इज 1.5 ATP। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि NADH जनरेट्स 2.5 ATP while FADH2 जनरेट्स 1.5 ATP। आपको बाद में पूरी जगह पे याद रखना है, क्योंकि इसके बाद जब हम क्रेब्स साइकिल में या ग्लाइकोलिसिस में ATP जनरेशन पढ़ेंगे, each NADH will give you 2.5 while each FADH will give you 1.5 ATP. Why? Because FADH has entered, he has bypassed the step 1. So FADH is only generating ATP from complex 3 and complex 4. So 1 and 0.5, that is 1.5. While NADH will generate ATP from complex 1, फिर इसमें का आधा कॉम्प्लेक्स 3 0.5 एंड कॉम्प्लेक्स 4 का 1 तो 2.5। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी डिस्कस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज PO रेशियो। PO रेशियो ऑफ NADH इज 2.5 while PO रेशियो और FADH इज 1.5। व्हाट इज PO रेशियो? PO रेशियो मतलब कितने ATP बनेंगे जब इलेक्ट्रॉन की एक पेयर ट्रांसफर होगी। सो व्हेन वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड, उसमें कितना ATP बनेगा? तो एक बार NADH की पेयर ट्रांसफर हुई तो 2.5 ATP बनेंगे, और एक बार FADH की इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर हुई तो 1.5 ATP बनेगा। दिस इज द क्रक्स ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, जो आपको पता होना चाहिए। इसका मैकेनिज्म अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। आज के लिए हम लोग सिर्फ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का बेसिक देखने वाले हैं, और फाइनली हम बात करने वाले हैं इनहिबिटर्स ऑफ ETC। इनहिबिटर्स मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स, आपने इनहिबिटर एंजाइम का पढ़ा था, विच लोअर्स द रेट ऑफ रिएक्शन, समटाइम इवन इट स्टॉप्स। तो कॉम्प्लेक्स 1 जो है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके इनहिबिटर्स है 3। वन इज पायरसिडिन, तो कॉम्प्लेक्स 1 जो है उसके 3 इनहिबिटर्स है, पायरसिडिन, एमोबार्बिटल which is a barbiturate drug, amobarbital is a barbiturate drug, rotenone is a fish poison, ये फिश का पॉइजन होता है, एंड पायरसिडिन, दिस 3 आर इनहिबिटर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स 1। अगर मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स 3 की, कॉम्प्लेक्स 3 के इनहिबिटर्स की, तो कॉम्प्लेक्स 3 के इनहिबिटर्स है BAL। BAL is a British anti-lewisite which is a poisonous drug,
and antimycin A, which is a antibiotic. These are two inhibitors of complex 3. अगर मैं complex 4 की बात करूं तो complex 4 के inhibitors are very important. They are carbon monoxide. कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा टॉक्सिक कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड, साइनाइड हम बहुत बार नाम सुनते हैं, साइनाइड, सोडियम अजाइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड. सो 4 इनहिबिटर्स है कॉम्प्लेक्स 4 के, कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड, सोडियम अजाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड. और कॉम्प्लेक्स अगर मैं 2 की बात करूं जिसके इनहिबिटर्स कुछ बुक्स में दिए हैं, कॉम्प्लेक्स 2 के इनहिबिटर, बिकॉज सक्सिनेट यहाँ पे है कॉम्प्लेक्स 2 में, तो मेन इनहिबिटर इज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर. उसका नाम एंजाइम इनहिबिशन में हमने पढ़ा था, दैट इज मैलोनेट. फिर एक ड्रग होता है TTFA. दीज आर द इनहिबिटर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स 2 एंड कार्बोक्सिन. तो मैं अगर इनहिबिटर्स की बात करूं जो रिएक्शन को पूरी तरह स्टॉप करेंगे, कॉम्प्लेक्स 1 के आर पायरसिडीन, अमोबार्बिटल विच इज द पायरसिडीन ड्रग, बार्बिटूरेट ड्रग एंड रोटेनॉन. कॉम्प्लेक्स 3 की अगर मैं बात करूं तो BAL, ब्रिटिश एंटी लेविसाइड एंड एंटीमाइसिन ए. कॉम्प्लेक्स 4 के इनहिबिटर बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड, सोडियम अजाइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड. और कॉम्प्लेक्स 2 के इनहिबिटर कुछ बुक में दिए हैं. सक्सिनेट का डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इज मैलोनेट, कार्बोक्सिन एंड TTFA. सो दीज आर द नेम्स ऑफ इनहिबिटर, ये आपको याद करने पड़ेंगे. सो हमने आज क्या डिस्कस किया, टू समराइज, हमने आज बात की बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन की. तो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन मतलब बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स का ऑक्सीडेशन कपल्ड विद एनर्जी जनरेशन. फिर हमने बात की ETC के कंपोनेंट्स की, जिसमें 5 कंपोनेंट है और 5 कॉम्प्लेक्सेस है. हमने बात की 5 कॉम्प्लेक्सेस आर ऑर्गेनाइज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. 1 2 3 4 ऑल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स. कॉम्प्लेक्स 5 इज ATP सिंथेसिस. ATP सिंथेसिस जो ETC में होता है, इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन. और इसके लिए हमने बात की कि NADH और FADH की ATP जनरेशन कितना है. NADH इज 2.5 और FADH का 1.5. फाइनली हमने बात की ऑल कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 के इनहिबिटर्स की. तो आज हमने ये टॉपिक ब्रॉडली इलेबोरेट पूरा किया हुआ है. नेक्स्ट लेक्चर में इसके हम देखेंगे द केमियोस्मोटिक थ्योरी ऑफ ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन एंड अबाउट अनकपलर्स. Hopefully you got the point. Thank you very much.